हेलो। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित टारगेट कोचिंग क्लासेस पंकज सोलंकी के चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपका चैप्टर नंबर 13.2 का देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपको ऊंचाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर और आधार से जिसका व्यास है वो है 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है जिस पर क्या बना हुआ है 60 सेंटीमीटर जिसकी ऊंचाई है, और त्रिज्या की यदि मैं बात करूं तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन है जो कि इस पर अध्यारोपित है। जो बड़ा वाला बेलन है उसके ऊपर एक ये अन्य बेलन अध्यारोपित है। लोहे का स्तंभ बना हुआ है। इस स्तंभ का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। साथ में आपको यहाँ पे द्रव्यमान का कुछ ग्राम भी दे रखा है कि ये कह रहा है जब 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान होगा तो लगभग उसमें कितना ग्राम माना जाएगा 8 ग्राम। और जो पाई का मान है इस सवाल में आपको ये संकेत में लिख के दिया है कि पाई का मान 3.14 को रखना है। तो आइए हम इसके आंसर की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमें कह रहा था कि एक बेलनाकार है, तो सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बनाने का, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक बेलन है, ये बना लिया हमने एक बड़ा बेलन। अब इस पे ये कह रहा है एक छोटा बेलन को अध्यारोपित किया जाता है। ये ऐसा एक छोटा बेलन है जो इस बेलन के ऊपर क्या है अध्यारोपित। बड़े बेलन की यदि मैं बात करूं तो आपको बड़ा बेलन की ऊंचाई तो आपको 220 था और आधार से व्यास आपका 24 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपका बड़ा बेलन। इसकी ऊंचाई कितनी है 220 सेंटीमीटर और इसकी व्यास की यदि मैं बात करूं तो इसका व्यास आपको दिया गया कितना, ये व्यास है पूरा का पूरा 24 सेंटीमीटर। तो जब व्यास है तो त्रिज्या आपकी इसकी क्या हो गई आधी। व्यास की हमेशा त्रिज्या क्या होती है आधी होती है। वैसे ही आपको इस बेलन की भी ऊंचाई आपको दे रखी है, कितनी है इसकी ऊंचाई आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर। और यदि मैं इसकी व्यास की बात करूं छोटे वाले की तो इसकी व्यास आपकी है कितना, प्रश्न में आपको दिया गया है इसका व्यास 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या ही दे रखी है, व्यास नहीं है। यदि व्यास लिखना है तो आप 16 सेंटीमीटर लिख सकते हो, या फिर आप त्रिज्या का जो प्रश्न में जो दिया हुआ है तो आप सीधे भी 8 लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, आपको दिया गया है बेलन, तो आप लिखोगे बेलन, जो बड़े वाला बेलन है ना, तो आप लिख सकते हो बड़ा बेलन। बड़े बेलन का आपको क्या दे रखा है व्यास कितना 24 सेंटीमीटर। जब भी आपको व्यास दे तो आप व्यास से आप क्या निकाल सकते हैं त्रिज्या। तो आप लिखोगे त्रिज्या r बराबर हो गया व्यास का हमेशा त्रिज्या क्या होता है आधा होता है। तो 24 में जब हम 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आपको प्राप्त हो जाएगी 12 सेमी। यानी कि ये पूरा आपको जो दिया गया था तो ये आपका कितना हो गया अब 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम छोटे वाली का भी लिख लेंगे बेलन का। इसी प्रकार बेलन छोटी की त्रिज्या, छोटी बेलन की त्रिज्या कितनी है r बराबर आपको दे रखा है प्रश्न में, ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। और यदि इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो आप ऊंचाई h बराबर आप क्या लिख सकते हैं इसकी 60 सेंटीमीटर। तो आपको ये दोनों ही लिखना है। आप चाहे तो इसे बड़ा कैपिटल R मान लो क्योंकि बड़ी वाली त्रिज्या है और छोटी वाली त्रिज्या, यदि आपको इनमें कन्फ्यूज़न हो। और वैसे आप इसको चाहे तो आपको जब त्रिज्या दे रखी है बड़ी तो आप इसको R2 और R1 भी मान सकते हैं, जिससे दो अलग अलग त्रिज्याओं का हमें पता चल जाता है कि बड़ी त्रिज्या R2 है और छोटी त्रिज्या आपकी R1 है। अब हमें इस प्रश्न में पूछ रहा था कि स्तंभ का द्रव्यमान बताना है, यानी कि इसका द्रव्यमान भार ये कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्तंभ का आयतन।
जो स्तंभ पूछ रहा है तो स्तंभ का आयतन, स्तंभ के आयतन में देखिए आपके क्या है, बेलन है ना, नीचे वाला बेलन और एक ऊपर वाला बेलन है, इन दोनों के बेलन का आयतन का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो आप लिख दोगे बड़ा वाला बड़ा बेलन का आयतन और प्लस हो जाएगा शेष या छोटी बेलन का आयतन, शेष या छोटी बेलन का आयतन। दोनों के आयतन का योग हमारे, इस दोनों का आयतन का योग हमारे इसका द्रव्यमान बताता है। तो देखिए बड़ा बेलन है तो बड़े बेलन का सूत्र क्या होता है, आयतन का पाई आर क्या है, बड़ी वाली है, तो R2 का स्क्वायर H प्लस पाई R1 का स्क्वायर H। इसको भी आप ऊंचाई मान लीजिए, जो आपकी ऊंचाई दे रखी है, इसकी ऊंचाई आपकी कितनी थी, H1 का मान आपकी ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर और H2 आपकी ऊंचाई जो है वो हो गई आपकी 60। तो ये आपकी H1 है और ये आपकी H2 है। इससे आपकी जो दो ऊंचाइयाँ आपको दे रखी है तो आप दोनों ऊंचाइयों का अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए पाई का मान यदि मैं रखूं तो 3.14, फिर यहाँ पे आपका हो गया गुणा R2 हमने किसको माना था, 12 को, तो आप लिखोगे 12 स्क्वायर है तो आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए और H1 यानी कि बड़े वाले वर्ग ऊंचाई आपकी क्या थी 220। तो ये जो आपका बड़ा बेलन था उसके आयतन में ऊंचाई आपकी H1 थी। इसी प्रकार से हम प्लस लगा के पाई का मान 3.14 गुना R1 हमारा क्या था, R1 हमारा था छोटे वाले बेलन की त्रिज्या, वो थी आपकी 8 गुना H का मान हो गया आपका 60। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, जब 3.14 है तो हम इसे लिख सकते हैं 3.14 गुना 12 गुना 220, फिर 3.14 गुना 8 गुना 60। इसको हम लिख सकते हैं 314/100। इकाई और दाई दो संख्या के बाद में पॉइंट है तो बटा में हम इसे क्या लिख सकते हैं 100, फिर गुना 144 गुना 220, ये भी हो गया 3.104 के जब पॉइंट हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा 100 गुना 64 गुना 60। काट दीजिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, ये काटा 11 बार, ये हो गया 5 बार, और ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 3, 2 के पाड़े से इसे काटा है तो शेष जो बचा है उसको लिख लीजिए 314 गुना 144 गुना 11/5, और यहाँ पे आपका आ गया 314/5 गुना 64 गुना 3। अब हम इसकी गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो मैं यहाँ आपके रफली तौर पर यहीं नीचे कर लेता हूँ कि गुणा। तो देखिए 314 की हम गुणा करेंगे पहले 144 से, 4 को 4 से किया, 4 चौक 16, हंस पाई 1, 4 और 1 को मिलके 5, 4 तिये 12। फिर वापस जब 4 से करेंगे तो ये वापस समान संख्या आ जाएगी, और फिर हम इसे 1 से करेंगे तो 4, 1 और 3, 6, 11, यहाँ हो गए 9, 10 और 1 11, 12, 9, 10, 11 और 1 12, 2 हंस पाई 1, 2 2 4 और 1 5 और 1 4, ये आ गए इन दोनों की गुणा करने पर। अब हम इसे 11 से जब गुणा करेंगे तो 6, 1 2 5 और आपका 4, फिर वापस 6, 1 2 5 और 4, तो ये 6, 7, 3, ये हो गया 7, 4 5 9 और 4। इसमें जब हम 5 का भाग देंगे तो देखिए 9 पंजा 45 घटाया तो हो गए 4, 7, ये हो गए आपके 9 पंजा वापस 45, फिर 2 के साथ 3, तो 5 4 20, फिर आपका हो गया 3 और आगे नई संख्या आ गई 7। इसके साथ में जब हम उतारेंगे तो 5 7 35,
फिर घटाया 2 6 और 5 को करेंगे तो 25, घटाएंगे तो 1, दशमलव लगाते ही हो जाएगा 0 और 10 में आ जाएगा 2। तो हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं भाग देने पर आपके 9 9 4 7 5.2। और ऐसे ही हम जब 314 की गुणा करेंगे तो आप सबसे पहले 64 की 3 से कर लीजिए, 4 3 12, 6 3 18 और 1 19, 192 को जब आप 314 से गुणा करोगे तो 8 9 चौक 36, 6 हंस पाए 3, 4 और 3 मिलके हो गया 7, 2 9 और ये हो गया 1, 3 2 6, 9 3 27, 3 और 2 हो गए 5, 8 8 9 और 1 मिलके 10, 6 16, 6 22, 22 का 2, 7 9 10 और 1। तो ये हो गया आपका कितना 60। अब इसमें जब हम 5 का भाग देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे 12 50 60। ये पूरा भाग चला गया तो आपका भाग टूट गया, ये 0 और फिर यहाँ उतर जाएगा 5, तो 5 बार देंगे 5 25, यहाँ पे आपके फिर पीछे रह गए 3 और 8, तो यहाँ पे हम लगभग भाग देंगे 7 बार, तो 7 5 35, फिर 3 दशमलव लगाया तो 6 बार, यानी कि आपका उत्तर हो गया 12,057.6। दोनों का जब हम योग करेंगे तो देखिए इसका योग हम यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ मैं आपको। दशमलव के अनुसार आपको दशमलव रखना है और बाकी के सारे अंक आपको लिखना है, जिससे आपका क्या होगा, रॉन्ग नहीं होगा। ये हो गया 8 7 5 12, 8 5 13, ये हो गए 5 9 2 11 और 1 10 और 1 11। तो लगभग आपके इन दोनों का जब योग किया तो 11 15 32.8, ये आपका क्या आ गया, सेमी क्यूब, क्योंकि हमने इसका क्या निकाला था, आयतन। और जब आयतन हमने ज्ञात कर लिया तो ये प्रश्न में बोल रहा है कि एक सेमी क्यूब में कितने ग्राम होते हैं, 8 ग्राम। तो इसकी हम किससे गुणा कर देंगे, 8 से जब हम इसे गुणा कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया, देखिए कर लेते हैं। 8 को 8 से किया 4 6, 8 2 16 और 6 22, 2 8 3 24 और 2 26, 7 पाई 2, 8 5 40 और 2 42, 7 पाई 4, 8 और 4 12, 7 पाई 1, 8 और 1 9 और 1 8। कितनी संख्या के बाद में, एक संख्या के बाद में पॉइंट था, तो ये पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ पे। तो ये आपका आ गया ग्राम। कितना ग्राम आ गया, तो ये जो भी बना है वो आपका हो गया ग्राम। ग्राम को यदि आप इतना ही रखना चाहते हो तो इतना भी रख सकते हो, या फिर इसे किलोग्राम में परिवर्तन करने के लिए इसमें कितने का भाग दोगे आप, 1000 का जब आप भाग दोगे तो ये संख्याएं परिवर्तन हो जाएगी 1000। 1000 का भाग देने के बाद ये संख्या कितनी संख्या के बाद में, 4 संख्या के बाद में जब ट्रांसफ़र होगी, 1 2 3 3 0 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 8 9 2 2 6 2 4। यहाँ से आप 3 शून्य को काउंट कीजिए, यहाँ पे 1 4 पे तो थे 1 2 और 3, ये आ जाएगा आपका यहाँ। तो ये आपका बन जाएगा केजी, यानी कि किलोग्राम में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक